आरक्षण लाभ के बाद जनरल सीट पर दावा नहीं। ये खबर आपने आज न्यूज़पेपर में खूब देखी होगी। आज इसी मामले पर बात करेंगे। ये विवाद एचपीएससी की एएमयू भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसमें जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी लास्ट में बाहर हो गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास कुमार आज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो एएमयू की भर्ती है एचपीएससी ने निकाली थी 21 जून 2024 को। 805 नंबर ऑफ वैकेंसी थी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएमयू। और इन हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली थी। इसमें जो फॉर्म सबमिट करने की जो डेट थी वो 22 जून से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक इनको फॉर्म सबमिट करने थे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो डिसाइड की एचपीएससी ने 12 जुलाई 2024। अब कट ऑफ डेट क्या रहेगी यहाँ पर, उस डेट को सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है उस डेट से पहले के बने हुए हो। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट थी 12 जुलाई 2024। और फिर एक कैंडिडेट कोर्ट में चला गया था, उसने कहा कि टेक्निकल ग्लिच के कारण वो फॉर्म सबमिट नहीं करवा पाया। उसकी वजह से एचपीएससी ने फिर से डेट एक्सटेंड की थी। 16 अगस्त से 20 अगस्त तक दोबारा से पोर्टल खोला गया था। जो कास्ट सर्टिफिकेट है ऑन या बिफोर क्लोजिंग डेट होने चाहिए थे। एचपीएससी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हो वो कट ऑफ डेट कितनी थी, 12 जुलाई, उससे पहले के होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है इन्होंने किस डेट से किस डेट तक मांगे थे, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक। इस डेट के बीच में बने होने चाहिए और इस डेट के बीच में जो सर्टिफिकेट बनेंगे वो 2024 से 2025 के बनेंगे और पिछली जो साल होगी उसके हिसाब से वो बनते हैं। तो इसके बीच में इन्होंने सर्टिफिकेट मांगे थे। एचपीएससी का नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, पहले आपका लेगी स्क्रीनिंग एग्जाम देने के बाद में 4 गुना कैंडिडेट जो है वो जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेन एग्जाम होने के बाद 2 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। अब जो 2 गुना कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एचपीएससी सिर्फ उनके ही डॉक्यूमेंट चेक करती है। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म भरे सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट चेक करेगी। एचपीएससी सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट चेक नहीं करती। जब इंटरव्यू के लिए 2 गुना कैंडिडेट बच जाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट एचपीएससी चेक करती है। फिर जब उनके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कमी थी उनको फिर एचपीएससी पहले प्रोविजनली रिजेक्ट करती है। प्रोविजनली रिजेक्ट करने के बाद में उनको एक मौका दिया जाता है कि आप फॉर्म सबमिट कीजिए। दोबारा से उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उसमें जो सबमिट नहीं कर पाते उनको एचपीएससी फाइनली रिजेक्ट कर देती है। तो एचपीएससी ने ये जो कैंडिडेट थे जिनके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, इनको एचपीएससी ने फाइनली रिजेक्ट कर दिया। ये कैंडिडेट चले गए कोर्ट में एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ। उस इंटरिम ऑर्डर से इनका पहले हो गया इंटरव्यू। तो ये जितने भी पेटिशनर थे ये सारे के सारे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट इन्होंने कर लिया। फिर वहां पर जब सिंगल जज के पास में हियरिंग हुई तो वहां पर एक तो इस मुद्दे पे बात चली कि इन जो कैंडिडेट है इन्होंने PPP आईडी मतलब परिवार पहचान पत्र आईडी वहां पर दी थी। अगर परिवार पहचान पत्र आईडी दी थी तो कमीशन या जो सरकार है वो परिवार पहचान पत्र से इनकी कास्ट देख सकता था और इनकी इनकम देख सकता था। तो इन्होंने अगर इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वहां पर डिबेट हुआ। एक ये कहा गया कि जो पीजीटी का कोई एक पहले केस ऐसा था जिसमें फ्रेश सर्टिफिकेट अलाउ कर दिए थे, एचपीएससी ने मान लिया था उस केस के अंदर कोई बात नहीं, फ्रेश सर्टिफिकेट दे दो। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया कि वहां पर सर अलाउ किए गए थे तो यहाँ पर भी अलाउ कर दीजिए। फिर एक चीज ये कही गई कि पेटिशनर हैव अदरवाइज स्कोर मोर मार्क्स देन द पर्सन्स who are now likely to be recommended by the commission. Hence, equity as merit demand that petitioner should not be denied. तो यहाँ पर ये कहा गया कि एचपीएससी ने जिन कैंडिडेट की रिकमेंडेशन भेजी है और यहाँ पर जो पेटिशनर है उनके मार्क्स उनसे ज्यादा है तो उनको आप ज्वाइनिंग दे रहे हो तो आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक डिबेट ये की गई। इसके बाद में ये सब चीजें कही गई पेटिशनर की तरफ से। फिर कमीशन ने क्या कहा, terms of the advertisement were binding upon the right petitioner.
जो एडवर्टाइजमेंट की टर्म्स थी वो पेटिशन के ऊपर लागू थी, बाइंडिंग थी। सिंस दे आर नॉट फर्निश्ड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कुड नॉट हैव बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन सच कैंडिडेट। तो इन कैंडिडेट ने बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिया, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए हम इन्हें बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन नहीं देंगे। कमीशन ने वहां पे मना कर दिया। तो सिंगल जज ने वहां पे क्या ऑर्डर पास किया कि प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी वाज सबमिटेड लेटर, इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू डिनाइड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अगर इन्होंने सर्टिफिकेट अगर बाद में भी दिया है तो आप इन्हें रिजर्वेशन के बेनिफिट से मना नहीं कर सकते। तो वहां पर जो सिंगल बेंच है वो ऑर्डर कर देती है कि रिडिटरमाइन द एलिजिबिलिटी। तो आप इनकी दोबारा से एलिजिबिलिटी चेक करती है, मतलब सबको एक बार के लिए सिंगल बेंच अलाउड कर देती है। फिर वहां पर एचपीएससी चली जाती है डिवीजन बेंच में। सेम डिस्कस डिवीजन बेंच में होता है। डिवीजन बेंच क्या ऑर्डर पास करता है, पेटिशनर वर नॉट इंटाइल्ड टू एनी रिलीफ इन द मैटर in as much as they have not furnished the proof of their eligibility made amend in their application by the cut off date। तो डिवीजन बेंच मना कर देती कि हम इन्हें कोई भी रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने कट ऑफ डेट के ऊपर अपने वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दिए। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है यहाँ पर सेट असाइड कर दिया जाता है डिवीजन बेंच के द्वारा। और यहाँ पर एक बड़ी जो दिक्कत ये हुई कि डिवीजन बेंच ने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जो इनकी पेटिशन थी वो रिजेक्ट कर दी। और एचपीएससी का एक प्रोसेस है, अगर आप अपना वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो वो पूरा कैंडिडेचर जो होता है वही रद्द कर देती है। अब आप एक सोचिए, किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उसकी सिर्फ गलती कितनी है वहां पर कि उसने वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो उसका पूरा का पूरा कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाता है, वो चाहे एग्जाम के अंदर टॉप भी हो। एचपीएससी ऐसा प्रोसेस करती आई थी, इस केस के अंदर भी ऐसा हुआ। फिर कैंडिडेट ने क्या किया, इसके ऊपर रिव्यू लगाई। रिव्यू से पहले एक बार कैंडिडेट इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वहां पर उनकी एसएलपी डिसमिस हो गई थी। फिर कैंडिडेट यहाँ पे रिव्यू लगाते हैं। रिव्यू के अंदर क्या होता है कि इफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अकॉर्डेड टू देम, तो वहां पर सार्थक गुप्ता जी होते तो वो कहते हैं कि ठीक है आप इनको बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मत दीजिए, स्टिल दे आर इंटाइल्ड टू सिलेक्शन since they have scored marks above the marks scored by a last selected candidate in the unreserved category। परंतु आप इनको सिलेक्शन से मना नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा मार्क्स इन्होंने लिए हैं। तो ठीक है आप रिजर्वेशन का बेनिफिट मत दीजिए, परंतु इनके मार्क्स जनरल के कैंडिडेट से ज्यादा है तो इनको आप ज्वाइनिंग दे दीजिए, वहां पे डिमांड करते हैं। तो जो रिव्यू है इस बात पे वहां पे एक्सेप्ट हो जाती है और ऑर्डर पास किया जाता है कि रिव्यू एप्लीकेंट वर डिनाइड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। आप बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन से तो मना कर सकते हो, येट देयर कंसिडरेशन इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी कुड नॉट बी अवॉइड। बट आप इनको जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उससे मना नहीं कर सकते। ठीक है रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिट हम नहीं देंगे, बट अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है आप उसमें जाने से इनको मना नहीं कर सकते। और फिर कोर्ट जो है वो कमीशन को डायरेक्शन देता है कि वेदर एनी ऑफ द रिव्यू एप्लीकेंट हैड at any stage score benefit on account of their having applied in the reserved category। तो वहां पर जो कोर्ट है वो कमीशन को बोलता है, पूछता है कि जो एप्लीकेंट है इन्होंने किसी भी स्टेज पर क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है। फिर जो एचपीएससी है वहां पर रिप्लाई करती है कि सम ऑफ द एप्लीकेंट हैव टेकन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन द फॉर्म ऑफ एज रिलैक्सेशन या अदर कंडीशन। तो वहां पर एचपीएससी कहते हैं कि इनमें से जो कुछ पेटिशनर है उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, या तो एज के तौर पे ले लिया या फिर किसी और फॉर्म में। और फॉर्म में कैसे, जैसे प्री से मैन के अंदर 4 गुना कैंडिडेट कैटेगरी वाइज गए, तो वो जो कैटेगरी वाइज शिफ्ट हुए तो वहां पर जो इनमें से कोई भी एप्लीकेंट है उसके मार्क्स अगर मान लो कि जनरल की कट ऑफ से कम थे तो वो वहां पर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन लेगा। एक तो वहां पे ये माना, दूसरा एज वाला। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेंट थे जिन्होंने बेनिफिट लिया था। वहां पर फिर कोर्ट क्या बोलता है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट वुड नॉट इंटाइल फॉर द बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी। जिन्होंने वहां पर कोई भी बेनिफिट पहले ले लिया है उनको हम अनरिजर्व्ड के अंदर माइग्रेट नहीं करेंगे। सेकेंडली, हाउएवर दोज रिव्यू एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड इन रिजर्व्ड कैटेगरी बट नॉट taken any advantage of reservation relaxation and have scored marks above the cut off meant for the unreserved category। परंतु वो रिव्यू एप्लीकेंट जो यहाँ पे आए कोर्ट के अंदर,
अगर उन्होंने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है और वो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ को अगर क्रॉस कर रहे हो, वुड बी अकॉर्डिंग कंसिडर इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट है वहां पर इनको सिलेक्शन दे दिया जाए। और जो इस मेरिट के अंदर आ रहे हैं उनको, जो जूनियर उनके जो पहले ज्वाइन कर गए, उनका नोशनल बेनिफिट दिया जाए। मतलब इसमें कैंडिडेट में ज्वाइनिंग मान लो 1 साल पहले हुई है तो उनका इंक्रीमेंट लग चुका है 1 साल का, तो इनको भी वो बेनिफिट दे दिया जाए। मतलब इनको इंक्रीमेंट मिल गया और बेनिफिट जो है इनकी ज्वाइनिंग डेट से मिलेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो पूरा का पूरा मामला था वो वैलिड सर्टिफिकेट का था। बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट से मामला था कि एचपीएससी जो कट ऑफ डेट निकालती है उस कट ऑफ डेट के अंदर इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, इससे जुड़ा हुआ मामला था। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।